राधिका, पॉलिटी में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। कहाँ नीचे देख रही हो? इधर देखो। देखो, संविधान की विकास यात्रा में हमने आपको पिछले टॉपिक में क्या कराया था? कमल, कमल ही कमल है हर जगह पे। स्टेडियम को देखें, लार्जेस्ट स्टेडियम को ऊपर से देखें तो उसमें भी प्रतिबिंब कमल का, जिधर देखें बस कमल है। कमल से ही शुरुआत हुई है। ये तो चुनाव आयोग को देना चाहिए, सोचना चाहिए था वो चिन्ह देते समय कि इसे देना है कि नहीं देना, बट अब दिया है तो कमल। तो कमल क्या किया था पिछला हमने लास्ट? हमने सबॉर्डिनेट कोर्ट में ग्राम न्यायालय और फैमिली कोर्ट किए थे। आज हम उसके आगे बढ़ रहे हैं और जुडिशरी के सीक्वेंस में हम करेंगे ट्राइब्यूनल्स। हम क्या करेंगे बेटा? ट्राइब्यूनल। बड़ी अच्छी बात है। चलो, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया ट्राइब्यूनल शब्द का अर्थ क्या है? एक अखबार आती है ना, ट्रिब्यून, पता है? वहीं से नाम आता है ट्राइब्यूनल। ट्रिब्यून का भी अर्थ वही है। देखिए, जो क्लासिकल रोमन सोसाइटी होती थी, जो पुरानी चीज़ों को क्लासिकल बना देते हैं, जो बहुत पुरानी रोमन सोसाइटी होती थी, द रोमन रिपब्लिक। आपको पता है रोमन किंगडम से भी पहले रोमन रिपब्लिक था, फिर रोमन किंगडम हुआ। जब मैं रोमन बात करता हूँ तो मतलब मैं बहुत रोम की कर रहा हूँ। रोम माने कि इटली की राजधानी। जब मैं इटली की बात कर रहा हूँ मतलब मैं बात यूरोप की कर रहा हूँ। जब मैं इटली वाले यूरोप की बात कर रहा हूँ मतलब मैं बात वेस्ट यूरोप की कर रहा हूँ। और जब मैं वेस्ट यूरोप में इटली की बात कर रहा हूँ तो मतलब मैं मेडिटेरेनियन सी की बात कर रहा हूँ, उसकी ओर बढ़ता हुआ एक ऐसा देश जो सी में जाता है, मेडिटेरेनियन सी की तरफ, दैट इज़ इटली। इटली में एक जगह है रोम। रोम में से जन्मा एक बहुत बड़ी सभ्यता। एक पहली तो रिपब्लिक, फिर बाद में वही किंगडम, जिसने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एम्पायर बनाया। 3 कॉन्टिनेंट तक फैला था उनका एम्पायर। एक यूरोप, एक एशिया, एक अफ्रीका। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने क्लियोपात्रा की कहानियाँ तो सुनी होंगी। मिस्र की एक रानी क्लियोपात्रा, एक कड़ी उनकी जाकर के रोमन एम्पायर से भी जुड़ती है। था एक रोमन एम्पायर का दीवाना, उसकी बातचीत थी क्लियोपात्रा के साथ भी। तो इस तरह की कहानियाँ हैं। ओके, वो हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाया हुआ है, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं। तो रोम से जन्मा हुआ कल्चर, रोम से जन्मी हुई रिपब्लिक्स, रोम से जन्मी हुई किंगडम, दैट इज़ रोमन कल्चर, रोमन एम्पायर, रोमन रिपब्लिक। इट इज़ वेरी सिंपल। ओके, उसी क्लासिकल रोमन रिपब्लिक की अगर बात करें तो वहाँ पर एक पोस्ट हुआ करती थी, दैट इज़ ट्रिब्यून्स। पोस्ट का नाम क्या है? ट्रिब्यून्स। ट्रिब्यून्स कौन हुआ करते थे? ट्रिब्यून्स मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे। रोमन रिपब्लिक में मैजिस्ट्रेट। ओके, तो ट्रिब्यून का शब्द है, अर्थ है मैजिस्ट्रेट। वो मैजिस्ट्रेट क्या किया करते थे? जो भी लोग थे, आप, मैं, हम सब, आम जनता, पब्लिक, इनके जो भी ग्रीवेंसेस होते थे, यानी कि इन पर यदि किसी तरह का कोई अत्याचार हो रहा है एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी के द्वारा, एरिस्टोक्रेटिक मेंबर के द्वारा। एरिस्टोक्रेटिक कौन है? जो उस रिपब्लिक में डिसीजन मेकिंग में बैठे हुए हैं, जिन्हें हम उस ज़माने में, अगर आपको याद हो, आपने एक मूवी देखी होगी 300 मूवी में आपने बार बार देखा होगा कि किंग लियोनाइडस को सेना चाहिए युद्ध के लिए, लेकिन सेना के लिए उसे सांसदों की अनुमति चाहिए। आपने देखे होंगे सांसदों में से एक मेंबर था जो बार बार लियोनाइडस की वाइफ को कहता था कि तुम अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हो तो मैं सांसदों को मना सकता हूं कि वो लियोनाइडस को सपोर्ट कर दें और 25,000 की ये जो हमारी सेना है उसकी सपोर्ट में भेज दें। लेकिन वैसा नहीं हुआ। लियोनाइडस अपने साथ जितने 300 कॉन्फिडेंट थे उन्हें लेकर के गया और मूवी बनी था 300, द स्पार्टन्स। स्पार्टन्स मने कि वो जो ग्रीस और उसके आगे का इलाका, मैसेडोनिया से थोड़ा आगे का इलाका, स्पार्टा। तो मैसेडोनिया माने जहाँ से सिकंदर आया था, द अलेक्जेंडर, मकदूनिया कहते हैं उसे हिंदी में। तो वहाँ से एक रिपब्लिक का कंसेप्ट, ग्रीक रिपब्लिक, फिर आगे बढ़ा तो रोमन रिपब्लिक। तो इस तरह से रिपब्लिक्स आगे आगे बढ़ते गए। समवेयर अराउंड 800 BC के अराउंड द ग्रीक रिपब्लिक्स, देन समवेयर अराउंड 500 BC द रोमन रिपब्लिक्स, फिर वो डिक्लाइन हो गया तो रोमन किंगडम्स आ गई और वो एडी के पीरियड में बहुत एक्सटेंड हुई। इसी तरह से एक फ्लो है। ओके, तो जब हम बात करते हैं ट्रिब्यून्स की, तो वो जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी है, एरिस्टोक्रेटिक मेंबर हैं, आम जनमानस उनके द्वारा किए गए आर्बिट्रेरी एक्ट्स के अगेंस्ट अपनी ग्रीवेंसेस को प्रेजेंट कर सकें, उसके लिए रोमन रिपब्लिक्स ने एक मैजिस्ट्रेट की पोस्ट क्रिएट की थी जो उन पब्लिक के ग्रीवेंसेस को सुनते थे इन द जुडिशियल कैपेसिटी। दैट पोस्ट इज़ कॉल्ड ट्रिब्यून। ओके, वो पर्सन ट्रिब्यून्स कहलाते थे और फिर जिन ऑफिस को वो होल्ड करने लगे वो ऑफिसेस ट्रिब्यूनल हो गए। शब्द समझ में आया?
ट्रिब्यूनल दरख्वास्तें सुनते हैं, आपकी दरख्वास्त का निपटारा कराते हैं, आपके डिस्प्यूट, आपके इश्यूज़ को ये सेटल करते हैं, या कि आपकी यदि किसी के साथ समस्या है तो उसको सुन करके उसका निपटारा देने का काम करते हैं, मतलब एडजुडिकेशन करते हैं। क्या करते हैं? एडजुडिकेशन। ओके, एडजुडिकेट। तो ये इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ट्राइब्यूनल्स के विषय में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हमने हाई कोर्ट पढ़ा, हाई कोर्ट के नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पढ़े। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में मैंने आपको सिविल, क्रिमिनल, रेवेन्यू ब्रांच के बारे में बताया। उन्हीं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में अगर हम बात करें तो फिर आ जाते हैं इनके इतर ट्राइब्यूनल्स भी, हम उन ट्राइब्यूनल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स के बारे में पढ़ाया था, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। इसके अलावा ट्रिब्यूनल्स के अलावा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ जैसे कि फैमिली कोर्ट्स के बारे में, ग्राम न्यायालय के बारे में, लोक अदालतों के बारे में। एक सेगमेंट था ट्रिब्यूनल, आज हम वो करने जा रहे हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि ये हायरार्की में कहाँ है, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सबऑर्डिनेट कोर्ट की कैटेगरी में हायरार्की की पोजीशन पे आ रहा है। ओके जी, तो वहाँ पर हैं ये ट्रिब्यूनल्स। तो ट्रिब्यूनल्स, सवाल खड़ा होता है कि इंट्रोडक्शन यदि इनका पूछा जाए तो क्या है, तो सिंपली ये एडजुडिकेटरी बॉडीज़ हैं। मैंने अभी बताया ये एडजुडिकेशन करती हैं, विच लाई आउटसाइड द स्फेयर ऑफ ऑर्डिनरी जुडिशियल सिस्टम। जो हमारा एक आम न्यायतंत्र होता है, ऑर्डिनरी जुडिशियल सिस्टम के स्फेयर से ये बाहर होता है, बिल्कुल बाहर है, क्योंकि हमारा जो एक ऑर्डिनरी जुडिशियल सिस्टम है उसे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है। जो हमारे कंट्री की लॉ कोर्ट्स हैं, द ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट्स, वो एक कंप्लीट जुडिशियल सिस्टम के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई हैं। लेकिन ट्राइब्यूनल्स का कोई प्रोविज़न हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में आया है। 1966 के एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने इसके सजेशन दिए, जे.सी. शाह कमेटी ने इसके रिकमेंडेशंस दिए, और स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसको ये देखना था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो, उन्होंने ये रिकमेंडेशन दी थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमें जस्टिशिएबल बना देना चाहिए। तो स्वर्ण सिंह कमेटी वही कमेटी जिसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ और उनको पहले तो दी और उन्हें जस्टिशिएबल बनाने की बात की। उसी स्वर्ण सिंह कमेटी की एक रिकमेंडेशन ये भी थी कि ट्राइब्यूनल्स होने चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, तो सारी कहानी चल रही है ऑलमोस्ट 1966 से 1970 के बीच की, और उस दौरान की रिकमेंडेशन जे.सी. शाह कमीशन और उसके बाद स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशंस कि ट्रिब्यूनल्स को इस्टेब्लिश किया जाए। क्यों किया जाए मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन मेन एस्पेक्ट ये ऑर्डिनरी जुडिशियल सिस्टम के बाहर का एक प्रोविज़न रहता है, तो हम ट्राइब्यूनल्स इस्टेब्लिश करते हैं। ओके, तो ये कि एडजुडिकेटिंग सिस्टम है, तो ये एडजुडिकेटरी बॉडीज़ हैं विच लाई आउटसाइड द स्फीयर ऑफ द ऑर्डिनरी जुडिशियल सिस्टम, ये उससे बाहर होते हैं। ओके, ऑर्डिनरी जुडिशियल सिस्टम से बाहर क्यों होते हैं वो भी समझ में आ जाएगा। अब इसमें क्या हम करते हैं कि हम जुडिशियल पावर्स आर डेलीगेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, हम जुडिशियल पावर्स डेलीगेट कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को, इसलिए इन्हें हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि हम जुडिशियल पावर्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स को दे देते हैं। यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ जुडिशियल स्फेयर से आने वाले लोग या जुडिशियल सर्विसेज के लोग, जुडिशियल कैपेसिटी और लॉ की नॉलेज रखने वाले लोग ही इसके मेंबर बने या इसके चेयरमैन बने, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। हाँ, वो लोगों में से कुछ लोग इसके मेंबर और चेयरमैन ज़रूर होते हैं, बट वही हों ऐसा ज़रूरी नहीं होता। इसमें आप एक्सपर्ट पैनलिस्ट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी कि जिनको स्ट्रिक्ट प्रोसीजर ऑफ लॉ पता है, इतना वो ज़रूरी नहीं है कि वो लोग हों। ये ज़्यादा फोकस होता है कि कौन लोग उस सब्जेक्ट मैटर पे एक्सपर्टीज़ रखते हैं जिस सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड ये ट्राइब्यूनल बनाने का काम किया गया है। ओके, तो ऑर्डिनरी जुडिशियल सिस्टम में क्या होता है कि जो कोर्ट हैं, चाहे सिविल कैपेसिटी में, क्रिमिनल कैपेसिटी में हैं, वो कंप्लीट अथॉरिटी रखते हैं जुडिशियल स्फेयर में, और वो अपना कोर्स फॉलो करते हैं जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश होता है यूनिफॉर्म मैनर में। तो यूनिफॉर्म प्रोसीजर इस्टेब्लिश होता है सिविल स्फेयर में और क्रिमिनल स्फेयर में। लेकिन जब हम ट्राइब्यूनल्स की बात करते हैं तो ये प्री स्पेसिफाइड, यानी कि आपने पहले ही एक टास्क डिसाइड कर लिया है, तो बहुत ही स्पेसिफिक टास्क है वो, और वो प्री डिसाइडेड है। तो एक स्पेसिफिक एंड प्री डिसाइडेड टास्क के तहत ही इन्हें बनाया जाता है। इन्हें फिर उसी स्फेयर में काम करना है और उसी चीज़ के लिए काम करना है। तो पर्टिकुलर फील्ड में पर्टिकुलर ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए,
पर्टिकुलर पर्पसेस के लिए ये ट्रिब्यूनल्स गठित किए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिविल स्फेयर में या क्रिमिनल स्फेयर में कोई भी मामला जो न्याय के अधीन आने का मामला बनता है वो इनके पास चले जाएगा, नहीं, वो ऑर्डिनरी लीगल सिस्टम, ऑर्डिनरी जुडिशियल सिस्टम में होता है। यहाँ पर ये जिस वजह से बनाए हैं, जिस काम के लिए बनाए हैं, वो ही स्पेसिफिक काम से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई समस्या है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं है। मतलब मान लीजिए कि अगर इन्हें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के तौर पर बनाया है, तो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो आपकी रिक्रूटमेंट और सर्विसेज की जो टर्म्स हैं उनके रिलेटेड अगर आपको कोई ग्रीवेंसेस है तो आप यहाँ पर जा सकते हैं। बट अब आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हैं लेकिन आपका इशू मैट्रिमोनियल चल रहा है फैमिली लेवल पर, तो आप इनको अप्रोच नहीं करेंगे। तब आप फॉर मैट्रिमोनियल पर्पसेस बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आप फैमिली कोर्ट को जा कर के अप्रोच करेंगे। आप जा कर के जो सिविल अथॉरिटीज़ हैं, जो सिविल जुडिशियल सिस्टम है, उसको अप्रोच करेंगे। तो उसके लिए वो सिविल जुडिशियल सिस्टम को इस बात की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो पर्टिकुलरली किस काम के लिए बनाएंगे, नहीं, सारे सिविल मैटर को वो डील करेंगे, सारे क्रिमिनल मैटर को क्रिमिनल स्फेयर में क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं वो डील करेंगे। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बाउंड है एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को ही टेकअप करने के लिए, उसके बाहर के इश्यूज़ को वो ले नहीं सकता। इसलिए मैंने बताया कि ये ऑर्डिनरी जुडिशियल सिस्टम से बाहर होते हैं। ओके, ये किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ एजेंसी, ये एक एजेंसी के तौर पर हैं। लेकिन अगर आप लॉ कोर्ट्स की बात करें तो वो कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहे हैं और वो अपने आप में एक लॉ कोर्ट्स हैं। दे आर नॉट द एजेंसी ऑफ समवन और एजेंसी फॉर समथिंग और एजेंसी टू डू समथिंग। लॉ कोर्ट्स आर देयर एज अ थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी और एज अ थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट और द स्टेट, एंड दे आर वेरी वेरी परमानेंट। ओके, दे आर द पार्ट ऑफ द नेचुरल सिस्टम ऑफ द कंट्री। सो वो स्टेट के द्वारा आए हैं और इसी तरह से ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं ये किसी ना किसी स्टैट्यूट के द्वारा आते हैं। तो वो स्टेट के द्वारा आते हैं, भारतीय राज्य के द्वारा आते हैं, और ये भारतीय राज्य के द्वारा बनाए कानूनों के तहत आते हैं। दोनों में यहाँ से अंतर आ जाता है, वो अभी तो समझेंगे, बहुत से अंतर हैं। इतना समझ में आया कि जुडिशियल पावर्स आर डेलीगेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को आप जुडिशियल पावर दे देते हैं और वो फिर उस जुडिशियल कैपेसिटी में अपना रोल प्ले करना शुरू कर देते हैं और फिर आपको जस्टिस प्रोवाइड करने लग जाते हैं। तो एक तरह से एक लेवल पे जुडिशियल प्रोसेस ही एग्जीक्यूट हुआ, तो इसलिए हम एक स्तर पर इन्हें जुडिशियल बॉडीज़ के तौर पर मानते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से जुडिशियल बॉडी नहीं होती, वो समझ आ जाएगा। इतिहास के तौर पर देखा जाए तो आज़ादी से पहले अगर हम बात करें तो भारत में अंग्रेज़ों के समय में ही इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल बन चुका था। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल बन चुका था। आज भी इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल एग्जिस्ट कर रहा है, उस समय में भी इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल बन चुका था। उसके बाद फिर आज़ादी हुई, आज़ादी के बाद ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे भारत में, लेकिन फिर जब आए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ये माना गया कि इन्हें स्थापित करना है, तो पार्ट 14A कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट किया गया और उसके तहत 2 आर्टिकल इंसर्ट किए गए, आर्टिकल 323A, आर्टिकल 323B। 2 ही आर्टिकल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 323A, 323B, जो इन ट्रिब्यूनल से यहाँ पर डील करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल हैं जैसे इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट, उनका आर्टिकल भी पर्टिकुलर है और उसी आर्टिकल में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल हो सकता है, तो उसके तहत वो बना है। लेकिन जो पार्ट 14A के तहत ट्रिब्यूनल्स आ रहे हैं वो 2 आर्टिकल से कवर होते हैं, 323A, 323B के तहत कवर होते हैं। आर्टिकल 323A के तहत जो कैटेगरी कवर होती है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर सर्विस मैटर हैं, और आर्टिकल 323B के तहत जो कवर होते हैं वो ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर्स हैं। ये दोनों अभी बहुत अच्छे तरह से समझ आ जाएंगे, हम उसकी ओर बढ़ेंगे। उसके लेकर के आज दिन तक आपके सामने कई ट्रिब्यूनल आते रहे हैं, और अभी आपने रिसेंटली देखा होगा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इसको लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी रहीं कि क्या ये जो हमारी कंट्री की ऑर्डिनरी जुडिशियल सिस्टम के तहत इस्टेब्लिश्ड लॉ कोर्ट्स हैं, क्या ये उनके जुरिस्डिक्शन को इन्फ्रिंज कर सकते हैं कि नहीं। तो इनकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला गया भी था, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया। जजमेंट क्या है मैं आज के लेक्चर में आपको पढ़ाऊँगा। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं, इनकी क्या यूटिलिटी है, बेनिफिट्स हैं, इनके क्या चैलेंजेस हैं, इनके क्या लॉसेस हैं, वो हम पढ़ेंगे। ये होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या इससे कोई खतरा हो जाता है रूल ऑफ लॉ को, ये सारी बातों पर चर्चा करेंगे। अब
जब 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पार्ट 14A 323A 330B के तहत इन्हें बनाया गया था, मुख्य कारण उस समय में ये था, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सक्लूडिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 227। पहली प्राइमरी कोशिश ये थी कि जो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है उस जुरिस्डिक्शन से बहुत से मुद्दे बाहर कर दिए जाए। जुरिस्डिक्शन 226 227 आपको पता है, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं रिट जुरिस्डिक्शन के लिए, और इसी तरह से आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, आर्टिकल 226 मैंने आपको पढ़ाया था। लेकिन हाई कोर्ट आप जा सकते हैं बहुत ही वाइड सेंस में। हाई कोर्ट आप सिर्फ से सिर्फ फंडामेंटल राइट के केसेस में ही रिट नहीं इन्वोक करा सकते, आप इसके साथ साथ लीगल राइट्स के मामले में भी हाई कोर्ट से रिट इन्वोक करा सकते हैं। इसके तहत बहुत सारे मैटर थे जो हाई कोर्ट में जाने शुरू हो गए, हाई कोर्ट पे बर्डन क्रिएट हुआ, तो बहुत सारे उन मुद्दों को हाई कोर्ट के इन जुरिस्डिक्शन से बाहर करने के लिए कि उन मुद्दों को कोई और ट्राइब्यूनल्स निपटा दें, इसके लिए ट्राइब्यूनल्स को उस समय में लाया गया था। इसका पर्पस क्या रहा होगा? मेन पर्पस यही रहा होगा कि हाई कोर्ट से बर्डन रिड्यूस कर दिया जाए, स्पीडी ट्रायल्स प्रोवाइड कर दिया जाए, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को फास्ट पेस कर दिया जाए, यानी कि आप लोगों के जो भी ग्रीवेंसेस हैं वो जल्दी सेटल हो जाएं, और इन एक्सपेंसिव यानी कि बहुत ज़्यादा महंगा नहीं, सस्ता तरीका आपको मिल जाए कि आप जल्दी से न्याय प्राप्त कर जाएं। तो इन एक्सपेंसिव मेथड हो, बहुत ही एक्सपीडिशियस मैनर में डिस्पेंस हो केसेस और जस्टिस आपको मिल सके, ओवरबर्डन्ड जुडिशरी को रिलैक्स किया जाए, और आपको क्वांटिटी के साथ साथ क्वालिटी ओरिएंटेड डिसीजंस यानी कि जजमेंट्स डिलीवर किए जा सकें, इसका प्रयास करते हुए ही हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बहुत से मामलों को बाहर करने के लिए और उन्हें कहीं और चलाने के लिए ये ट्रिब्यूनल्स तब इस्टेब्लिश किए गए थे। आई बात समझ में? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और इसलिए इन्हें अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर स्पेसिफिक जुडिशियल केसेस हम कहते हैं कि अल्टरनेटिव जुडिशियल मैकेनिज्म लाया गया फॉर द स्पेसिफिक केसेस। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फंक्शनली अगर हम इन्हें देखें तो नीदर एन एक्सक्लूसिवली जुडिशियल बॉडी नॉर एन एब्सोल्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, तो ना ये पूरी तरह से जुडिशियल बॉडी होते हैं, ना ये पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होते हैं। पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी प्रशासनिक अंग इसलिए भी नहीं होते हैं क्योंकि मैंने अभी आपको पढ़ाया कि हम इनके ऊपर कुछ जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्पोज करते हैं, हम इनको कुछ जुडिशियल पावर कॉन्फर करते हैं, देते हैं, जिसके तहत ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को परस्यू करते हैं, तो फिर उस सेंस में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हुए। बट ये फुल जुडिशियल बॉडी के तौर पर भी नहीं होते क्योंकि ये एक लॉ कोर्ट की तरह पूरी तरह से बिहेव नहीं करते, ये फुल्ली लॉ कोर्ट की तरह बिहेव नहीं कर सकते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए ये पूरी तरह से जुडिशियल बॉडी नहीं। और जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पे आपने जुडिशियल पावर ही कॉन्फर कर दी तो फिर वो प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी नहीं रह गई, अब वो जुडिशियल स्फेयर में भी काम कर रही है और वो आपकी याचिकाओं को सुन रहे हैं, उन पर सबूतों को एकत्रित कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए आपको कंपेल कर रहे हैं, आपकी ओथ एडमिनिस्टर कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि भाई आप जो भी है जिस पर भी हाथ रख करके सौगंध लीजिए कि जो कहेंगे, सच के सिवा तो फिर आप कुछ कहेंगे ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, इसका मतलब वो एक लेवल पर एक जुडिशियल प्रोसीडिंग आपकी याचिकाओं को सुन करके उनका निवारण कर रहे हैं, वो एडजुडिकेट कर रहे हैं आपके इश्यूज़ और डिस्प्यूट्स के बीच में, तो वो प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी तो रह ही नहीं गई। तो ना वो पूरी तरह से जुडिशियल बॉडी है, ना वो पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, इसलिए हम उसे कौसी जुडिशियल बॉडी के तौर पर जानते हैं, अर्ध न्यायिक संस्थाओं के तौर पर ये काम करते हैं। इसलिए जो ट्राइब्यूनल्स होते हैं दे आर कौसी जुडिशियल बॉडीज़। ओके, आपको कोई क्वेश्चन पूछे तो ये क्या है? दे आर कौसी जुडिशियल बॉडीज़, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये कौसी जुडिशियल होते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसी तरह से अगर हम अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया आर्टिकल 323A के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर सर्विस मैटर आता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें तो कुछ क्लैरिटी होगी आपको ट्राइब्यूनल्स के बारे में। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक उसका ये बताता है इनका ओरिजिन स्टैट्यूटरी होना ज़रूरी है, यानी कि ये किसी न किसी स्टैट्यूट से जन्म लेने चाहिए। जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 के तहत आता है, तो 1985 में एक्ट बना और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल CAT उभर करके आया आपके सामने, आपने उसे देखा, आज की डेट में वो एग्जिस्ट करता है। अगर आप सिविल सर्विसेज में या किसी भी और कैपेसिटी में सेलेक्ट होते हैं, आपके रिक्रूटमेंट या सर्विस कंडीशंस को लेकर के कोई इश्यूज़ हैं, you will go to the central administrative tribunal then. Okay, you will not approach the high court at first instance, you have to go to the central administrative tribunal, then the appeals shall lie with the high court, then you can approach the high court
एंड देन यू कैन अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. सो आपको जाना है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में. ओके, इस चीज़ को ध्यान में रखना है. यू कैन नॉट द इश्यूज पर्टेनिंग टू द सर्विस मैटर और द रिक्रूटमेंट मैटर, यू कैन नॉट अपील टू द हाई कोर्ट. इस बात को आपको ध्यान में रखना है. ओके, तो ये सिस्टम यहाँ पर बनाया गया. तो ये किसी ना किसी स्टेचुटरी ओरिजिन से आने चाहिए, यानी इनका जन्म किसी ना किसी स्टेच्यूट से होता है. ओके, क्लियर. आप मुझे बताएं, सुप्रीम कोर्ट का जन्म किसी स्टेच्यूट से हुआ है क्या? हाई कोर्ट का जन्म किसी स्टेच्यूट से हुआ है क्या? ट्राइब्यूनल्स का जन्म किसी स्टेच्यूट से ही होता है. स्टेच्यूट का मतलब क्या होता है? सिंपल सा एस्पेक्ट है, एक लॉ, एक बिल प्रेजेंट हुआ पार्लियामेंट में, बिल पार्लियामेंट में पास हुआ तो एक्ट बना, वो एक्ट उस स्टेच्यूट बुक में दर्ज हो गया जहाँ पर देश के सभी विधान हैं, तो वो फिर स्टेच्यूट बुक में आने के बाद स्टेच्यूटरी हो गया. ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. वही स्टेच्यूट बुक्स आपने देखी होंगी, वकीलों के कमरे में पड़ी रहती हैं, लिखा होता है ना उसमें 2013 के कानून, 2014 के, 15 के, 16 के, वो मोटी मोटी ब्रिटानिका की किताबें. वो हालांकि उन्होंने भी पूरी नहीं पढ़ी होती, आप लोग देख के डर जाते हो कि वकील कितनी किताबें पढ़ते हैं. वो जब आप उनके पास कोई केस जाता है तो वो देखते हैं कि इस साल के कानून के तहत आ रहा है, वो स्टैट्यूट बुक निकालते हैं, उसमें लिखा ही होता है टैक्स का मैटर है कि इनकम टैक्स रिटर्न का मैटर है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का. वो वाला चैप्टर खोलते हैं, उसमें उस साल के उस लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में और पार्लियामेंट में जो लॉ पास हुए हैं वो चैप्टर खोल के वहाँ देखते हैं कि इसमें ये प्रोविज़न था. ऐसा उनको रट्टा नहीं होता है. ओके, उनके कमरे में जाके डरा मत करो, प्यार से बात किया करो, उनको मसला समझाया करो. देखिए, इसमें सम फीचर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्ट्स होते हैं बट नॉट एट ऑल. सारे फीचर्स नहीं होते हैं, कुछ फीचर इनमें ऑर्डिनरी कोर्ट के होते हैं. मैंने अभी आपको बताया, ये मामले की सुनवाई करते हैं, ये गवाहों को बुलाते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए कंपेल करते हैं पुलिस अथॉरिटी को, इन सब चीज़ों को. तो इस तरह से इनके पास ये शक्तियाँ होती हैं जो कि एक जुडिशल, एक कोर्ट के पास होती हैं. लेकिन सारा प्रोसेस उस तरह से नहीं होता जैसा कोर्ट का होता है. यानी कि कोर्ट में जो एविडेंसेस से रिलेटेड रिजिड प्रोसेस फॉलो होता है, जो एविडेंस एक्ट के तहत आता है. कोर्ट का जो रिजिड प्रोसीजरल फॉर्मेट होता है, कोर्ट यूनिफॉर्म प्रोसीजर पर परस्यू करता है. ये बहुत ही फ्लेक्सिबल मैनर में काम करते हैं. ये कई बार समरी सिस्टम को भी फॉलो कर देते हैं. ये उस तरह से नहीं प्रॉपरली चलते जैसे कोर्ट चलते हैं. फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड यानी कि इंटरप्रिटेशंस के मामलों की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की बात करें, उन सब ताकतों से ये जुड़े हुए नहीं रहते हैं, वो कोर्ट से जुड़े हुए मामले हैं. इस तरह की सारी चीज़ें कोर्ट के पास हैं, वो इनके पास नहीं है. स्टिल ये बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जो एक सिविल कोर्ट करता है, लेकिन इन्हें सिविल कोड ऑफ प्रोसीजर, क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसीजर के तहत पर्टिकुलरली नहीं चलना होता है. जो फॉर्मेलिटीज़ उनमें गिवन है वो लॉ कोड को फॉलो करनी है. ओके, इसलिए ही इन्हें बनाया गया है कि ये फ्लेक्सिबल होकर के चलें, ये फास्ट पेस होकर के चलें, जल्दी निपटारा करें, न्याय जल्दी प्रदान करें, रिजिडिटी में, कम्प्लेक्सिटीज़ में समय ना जाए. ओके, तो इसलिए फिर मैंने कहा कौसी जुडिशल के तौर पर काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं, ये जुडिशल भी हैं, पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव भी नहीं है, पूरे जुडिशल नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स पर जुडिशल पावर्स आप कॉन्फर कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्सपर्टीज़ है इसमें उसको फोकस दिया जाता है कि आपको उस जैसे मान लीजिए कि सिविल सर्वेंट से जुड़ा हुआ मामला है, तो जो पर्सन ने उस ब्रांच में काफ़ी लंबे समय तक सर्व किया है, उसकी एक्सपर्टीज़ काफ़ी है उस मैटर में, तो उसको भी आप एज अ वाइस चेयरमैन या एज अ मेंबर आप अपॉइंट कर देंगे. तो वो अब है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन से ही आता हुआ पर्सन, आई बात समझ में. लेकिन आपने उस पर जिम्मेदारी कौन सी लगा दी है कि उसको न्याय देना है, जस्टिस प्रोवाइड करना है, तो इसलिए वो जुडिशल सिस्टम भी हो गया एक तरह का. तो ना तो पूरी तरह से जुडिशल होता है, ना पूरी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव, ये कौसी जुडिशल सिस्टम होता है. सो ये मैंने पहले ही बताया कि नॉट अधेयर बाय द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजर, इसलिए पूरी तरह से कोर्ट की तरह भी काम नहीं करते हैं. जो रूल्स ऑफ एविडेंस होते हैं, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर होते हैं, पूरी तरह से उनसे बाध्य नहीं होते, ये फ्लेक्सिबल होकर के चलते हैं, इसलिए कम समय में न्याय दे पाने में ये सामर्थ्यवान होते हैं. इनकी जो सक्षमता है वो इसी बात पर निर्भर करती है. ये इंडिपेंडेंट होते हैं जुडिशियल स्फेयर में, जुडिशियल डिसीजंस और जजमेंट मेकिंग में. इन्हें ऑलवेज इंडिपेंडेंट बिहेव करना है जुडिशली हर सर्कमस्टांस में. तो जुडिशली ये पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव की इंटरफेरेंसेस से इंडिपेंडेंट होते हैं. लेकिन इन पर आरोप भी यही है कि ये लॉ कोर्ट्स की तरह इंडिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि लॉ कोर्ट्स में जो सर्विस कंडीशंस हैं, जो टेन्योर हैं, जो जजेस का अपॉइंटमेंट है, इट इज़ वेरी वेरी सिक्योर एंड इंडिपेंडेंट
फ्रॉम द इंटरफेरेंसेज ऑफ द एग्जीक्यूटिव। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अपॉइंटमेंट, सर्विस कंडीशंस, रिमूवल एंड टेन्योर, एवरीथिंग is completely related to the executive actions, executive decision making. But in the judicial sphere they are free, so they have to behave independently. Okay, आई बात समझ में? तो इसलिए इंडिपेंडेंट बॉडी के तौर पर देखा जाता है। शक्तियां हैं अदालत की, पावर ऑफ कोर्ट है, दे कैन समन द विटनेस, दे कैन एडमिनिस्टर ओथ, दे कैन कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्हें मैंने पहले ही बताया है कि इन्हें स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स फॉलो नहीं करने हैं, इन्हें स्ट्रिक्ट रूल ऑफ एविडेंस फॉलो नहीं करना, बट इन्हें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना है। नेचुरल जस्टिस का मतलब ये है कि देश रूल ऑफ लॉ से चलता है, और रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि सभी समान हैं, सभी को न्याय मिलना चाहिए, इक्वलिटी बिफोर लॉ है और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। और नेचुरल जस्टिस का मतलब ये है कि न्याय होना ही न्याय है ही यही न्याय बनता है, जो न्याय बनता है वही न्याय होना भी चाहिए। आई बात समझ में? तो जो आपने जो जजमेंट दिया है, आपने कहा कि आपने न्याय कर दिया, लेकिन सही मायनों में प्राकृतिक तौर पर यदि देखें तो न्याय होना भी वही बनता है। जैसे कि आपका ग्रीवेंस था कि भाई आपको प्यास लगी थी, और जज ये कहे कि उसने आपको न्याय दे दिया, उसने आपको टोकन दे दिया कि 14 किलोमीटर दूर एक कुआं है, मैं आपको वहाँ से 2 गिलास पानी एलोकेट करता हूँ। अब देखिए, आप यहाँ पर ये कहेंगे कि ठीक है, जज ने कहा कि इसको प्यास लगी थी, मैंने पानी दे दिया, लेकिन 14 किलोमीटर दूर कुआं है, वहाँ से 2 गिलास पानी दिया, वहाँ तक जाते जाते ही मर जाओगे। तो वहाँ पर ये देखा जाएगा कि प्राकृतिक न्याय हुआ क्या, नेचुरल जस्टिस का सिस्टम फॉलो हुआ क्या। तो नेचुरल जस्टिस ये कि पानी दिया है, ठीक है, आपने उसकी जो ग्रीवेंस थी उसको रिड्रेस किया, आपने उसने पानी मांगा, आपने दिया, लेकिन कहाँ दिया, कितनी मात्रा में दिया, कैसे दिया, ये देखना जरूरी। पानी लेते लेते ही मर गया, ये तो न्याय कैसे हुआ? ठीक है, तो नेचुरल जस्टिस का सिस्टम फॉलो होना जरूरी है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो वो ये फॉलो करते हैं, क्योंकि देखिए, ध्यान से देखिए, हमने बनाया ही है जस्टिस देने के लिए। ओके, अनदर एस्पेक्ट इज दैट इज जो अदर कोर्ट ऑफ लॉ हैं उनको जैसा बिहेव करना, फेयर, ओपन एंड इम्पार्शियल, इन्हें भी वैसा ही एक्ट करना है। हाँ, इनका जो भी कंडक्ट है, इनके जो भी डिसीजंस हैं, उनके खिलाफ सर्चोरारी एंड प्रोहिबिशन की रिट जो है वो यूज़ हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इनको रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर रखता है, यहाँ पर सर्चोरारी यूज़ होती है, प्रोहिबिशन भी यूज़ होती है, यानी कि इनको रोका जा सकता है। तो ये पूरी तरह से निरंकुश नहीं है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें अपनी मर्जी से कुछ ट्राइब्यूनल बना लें और वो कंट्री में लॉ कोर्ट को पूरी तरह से बाईपास कर दें। और लॉ कोर्ट्स जिनको कि कई बड़े अधिकार थे कि नागरिकों के अधिकारों के गारंटर वो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के डिफेंडर वो हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रेटर ही वो हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेट इंटरप्रेटर है, हाई कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है, लेकिन ऑलवेज जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो सरकारें रहती हैं, वो बहुमत के दम पर आकर के ये प्रयास करती हैं कि किस तरह से हम पर लगने वाले जो अंकुश हैं उनको हटा सकें। और सबसे पहला तरीका ही होता है कि संविधान को बदल सकें, और उसका तरीका कारण ये होता है कि न्याय को एग्जीक्यूट करने वाली जो बॉडीज़ हैं उनका दबाव अपने ऊपर से हटा सकें, उन्हें एक लेवल पे लिमिट कर सकें। और आपने इंदिरा गांधी के समय में देखा भी था, ये बड़े लेवल पर किया गया था। तो आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो पोजीशन है, जो रिट जुरिस्डिक्शन है, ये ट्रिब्यूनल्स उनको कभी भी ओवर पावर नहीं कर सकते। कि कई ट्राइब्यूनल हैं जिनके डिसीजन फाइनल है और बाइंडिंग है, जिनके अगेंस्ट कहीं अपील नहीं हो सकती। बहुत से ट्राइब्यूनल, ये सारे के सारे ट्राइब्यूनल जो बनाए गए थे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बहुत सारे मामलों में कर्टेल करता था कि वो मैटर चलेंगे सीधे ट्राइब्यूनल में, और ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट अपील सीधी होगी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फिर चंद्र कुमार केस में वो डिसीजन 1997 में सुप्रीम कोर्ट का आया कि नहीं, आप हाई कोर्ट में भी जाएंगे, आप इस ट्राइब्यूनल के डिसीजन के केस हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ये 1997 में हुआ। लेकिन जब ये बनाया गया था तब ये कहा था कि अब इसके अगेंस्ट जो जुरिस्डिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट का ही लाए करता है, हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कर्टेल कर दिया गया। तो वो यही बताने की कोशिश की गई है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कभी भी ख़त्म नहीं होता। अगर ऐसे ट्राइब्यूनल आपने बनाए भी हैं, आप जुडिशियल सिस्टम को बाईपास नहीं कर सकते। ओके, रुकना जरा राज। चलिए, अब मैंने आपको बताया आर्टिकल 323A के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर सर्विस मैटर एंड आर्टिकल 323B के तहत ट्राइब्यूनल फॉर अदर मैटर। समझते हैं। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल फॉर सर्विस मैटर, आर्टिकल 323A। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल
फॉर सर्विसेज मैटर, यानी कि सिंपल भाषा में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कौन इस्टेब्लिश कर सकता है? आंसर इज ओनली द पार्लियामेंट। आर्टिकल 323 ए के तहत जो शक्तियां हैं वो संसद के पास है। आर्टिकल 323 बी के तहत जो शक्तियां हैं वो संसद और विधानसभाएं दोनों के पास है। ये बुनियादी अंतर आपको पता होना चाहिए, ये कई स्टेट पीसीएस में अब तक पूछा जा चुका है। आर्टिकल 323 ए की पावर पार्लियामेंट के पास है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल पार्लियामेंट ही बनाएगी, चाहे अब वो सेंटर का बने, चाहे स्टेट का बने, चाहे जॉइंट बने, बनाएगी पार्लियामेंट। लेकिन आर्टिकल बी के तहत, आर्टिकल 330 बी के तहत, चाहे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े मामले हैं, चाहे वो ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए मामले हैं, चाहे फिर वो मैंने यहाँ पर कुछ मैटर लिखे हैं जैसे टैक्स कलेक्शन इन्फोर्समेंट से जुड़े मामले हैं, फॉरेन एक्सचेंज, ये पार्लियामेंट भी बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर भी बनाएगी, जिसके स्फेयर में वो वाली लॉ मेकिंग पावर आती हो। यानी कि अगर वो टैक्स स्टेट लिस्ट में स्टेट की कैपेसिटी में फॉल कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट कैन फॉर्म ट्रिब्यूनल टू प्रोवाइड रिड्रेसल related to such grievances. Okay, and if the matter related to the foreign exchange, it is not in the ambit of the state government, then the central government, like the parliament, is also authorized to form such tribunals to dispense the cases. Okay, clarity? So parliament and legislature both are authorized to activate article 323b. But only the parliament is being empowered by the constitution to activate article 323A. ये बुनियादी फ़र्क आपको मैं स्थापित करना चाहता था, इस पर आप कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। ओके, तो आर्टिकल 323A के तहत इस्टेब्लिशमेंट किसके द्वारा हुई है? बाय पार्लियामेंट। और क्या करेंगे ये एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स? चाहे सेंटर का है, चाहे स्टेट का है, चाहे जॉइंट है बेटे, क्या करेंगे ये? एडजुडिकेशन किस मामले में? सिविलियन स्टाफ जो रहता है, आप लोग, हम सारे आगे जाकर के आप लोग भर्ती होंगे, आप ही नहीं हैं, पूरी हायरार्की है सिविलियन स्टाफ की। तो जो सिविलियन स्टाफ रहता है सारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर में, उनकी रिक्रूटमेंट्स और उनकी जो सर्विस कंडीशंस हैं, यानी कि उनकी पर्क्स, अलाउंसेस, सैलरीज, इनको लेकर के कई डिस्प्यूट है। छुट्टी, लीव, वो लीव पे गया था, इधर से उसको निकाल के रख दिया, है ना? ऐसे कई केसेस हैं। उसने ब्रिज कर लिया अपने प्रिविलेज, वो गलत TADA डालता रहा, TADA ट्रैवलिंग अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, गलत फाइल करता रहा, एक दिन पकड़ा गया। लंबा, सबसे ज़्यादा लंबा डिस्टेंस तय कर सकता था, फर्जी टिकटें बनाता रहा इधर उधर की, पकड़ा। ऐसे बहुत से मैटर बैंक के भी आए, बहुत कुछ हुआ। सारे सर्विस कंडीशन से जुड़े मामले हैं। तो नियुक्ति और सर्विस कंडीशन से जुड़ा मामला है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे लोकल अथॉरिटी के अंदर आते हैं वो, 3 कंडीशंस में कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, अगर वो इंडियन टेरिटरी में है, इंडियन टेरिटरी में है फर्स्ट, तो इंडियन टेरिटरी में तो सारे कवर हो गए, सेंटर के, स्टेट के और लोकल अथॉरिटी वाले, तो डाउट ख़त्म हो गया। जब मैंने इंडियन टेरिटरी ही बात कर दी तो ज़िंदगी वहीं सेट हो गई, सेंटर, स्टेट और लोकल अथॉरिटी। देन द सेकेंड एस्पेक्ट इज़ द, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अपॉइंटेड है, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर अपॉइंटेड है, अब वो इंडियन टेरिटरी में है या फिर इंडियन टेरिटरी से थोड़ा बाहर है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, तो वो है ना इंडियन फॉरेन सर्विसेज में, ठीक है, वो इटली में बैठा हुआ इस समय, अब वो भी इसी के एम्बिट में आ रहा है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अगर वो किसी भी कंपनी या कॉरपोरेशन में है, जो कॉरपोरेशन ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट है, कॉरपोरेशन और कंपनी ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट है। अब वो तेल निकालने वाली कोई संस्था है, वो अरेबियन सी के समुद्रों में कहीं तेल निकाल रही है और वो जुरिस्डिक्शन तो किसी और कंट्री का ही फॉल है। मान लीजिए कोई भी आप तेल निकालने का काम कर रहे हैं या किसी जॉइंट वेंचर में लगे हुए हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट आप एक ऐसी कॉरपोरेशन में जिसे ओन एंड कंट्रोल भारत सरकार कर रही है, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो इंडियन टेरिटरी में है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो इंडियन गवर्नमेंट के अंडर है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो उन कंपनी कॉरपोरेशंस में है जो ओन एंड कंट्रोल्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट है। इट्स वेरी सिंपल मैटर कि कौन आता है, वो सारे आते हैं।
बताना सिर्फ मुझे इतना है कि कौन नहीं आता है, वो मैं अभी बता दूंगा। पहले इतना समझ में आएगा कौन आता है। तो एडजुडिकेशन करना है, क्या करना है, डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स related to the recruitment and conditions of service of government servants under the central or state government, under the central or state government।